नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का वीडियो जो हमारा हिंदी का रहेगा, इसमें हम बात कर रहे हैं क्रिया की। ठीक है, बात की जाए क्रिया की तो क्रिया कहते किसे हैं? तो वह शब्द जिनसे किसी कार्य का करने या होने का पता चलता है उसको ही क्या कहते हैं? हम लोग क्रिया कहते हैं। ठीक हो गया। चलिए, अब जो आपकी क्रिया है, क्रिया को हम पढ़ेंगे दो टाइप से, या इसके भाग को, क्रिया के भागों को पढ़ेंगे दो भागों से। पहला हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर, ठीक हो गया, और दूसरा हम पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक, पहला टाइप है रचना के आधार पर, दूसरा टाइप है व्युत्पत्ति के आधार पर। बात की जाए अगर रचना के आधार पर, रचना के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, या इसको आप लोग बोल सकते हैं कर्म के आधार पर भी आप इसको बोल सकते हैं। तो यहां पर आती है एक क्रिया सकर्मक, और यहां पर क्रिया क्या आती है? अकर्मक। क्लियर हो गया इतना? बात की जाए व्युत्पत्ति के आधार पर, तो व्युत्पत्ति के आधार पर हम चार प्रकार से क्रियाएं पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें आपका आएगा नाम धातु क्रिया, ठीक, इसमें आपका आ जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, ठीक हो गया, इसमें ही आपका आ जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक, और चौथा इसमें ही आपका आ जाएगा संयुक्त क्रिया। इसमें ही हम क्या पढ़ेंगे? संयुक्त क्रिया को पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग पहले सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है। नाम से ही क्लियर है, यहां पर क्या लगा हुआ है? कर्म लगा हुआ है। जब आगे स लग जाएगा तो स का मतलब सहित, कर्म सहित मतलब सकर्मक क्रिया। अकर्मक, अ का मतलब होता है नहीं, तो जिसमें क्या हो? कर्म नहीं हो, वो अकर्मक क्रिया। ठीक है, एक प्रकार की क्रिया हमें मिलती है सकर्मक, एक प्रकार की क्रिया हमें मिलती है अकर्मक। सकर्मक क्रिया में कर्म मौजूद होगा, जैसे राम आम खाता है। ठीक हो गया। अब यहां पर देखो, जो राम है ये क्या है? ये संज्ञा शब्द है। जो खाता है ये आपके पास क्रिया है। ठीक, अब जो ये आम है, आम क्या बचा? कर्म, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जब उसने आम को खाया तो प्रभाव किस पर? जब उसने खाया आम को तो क्रिया क्या हुई? आम, क्रिया क्या हुई? सॉरी, खाना, और प्रभाव किस पर पड़ा? आम पर। तो जिस पर प्रभाव पड़ता है क्रिया का, वो क्या होता है? कर्म होता है। तो यहां पर इस फॉर्म में वाक्य बनता है, संज्ञा, बीच में कर्म आता है, फिर क्रिया आती है। ठीक है, अब यहां पर लिखते हैं अकर्मक क्रिया में वह दौड़ता है, वह दौड़ता है। या अगर हम इसको यहां पर लिख दें तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि वह की जगह पे क्या जाएगा? राम दौड़ता है। एक ही बात है ना? वह भी तो सर्वनाम लिखना पड़ेगा। तो यहां पर देखो, ये तो संज्ञा आई और ये डायरेक्ट यहां पर क्या आ गई? क्रिया आ गई। किसका अभाव है यहां पर? कर्म का अभाव है। तो जहां पर कर्म का अभाव मिलता है वहां पर अकर्मक क्रिया, जहां पर कर्म मिलता है वहां पर सकर्मक क्रिया। इतनी सी बात है। ठीक हो गया। परंतु फिर भी आपने, जब भी आपसे क्रिया पूछी जाए यहां पर सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, तो आप हमेशा एक चीज याद रखेंगे, क्या? इस क्या से आप पता लगा सकते हैं कि क्रिया जो है वो सकर्मक है या अकर्मक है। इतना ठीक। चलिए अब देखते हैं कि क्या लगाना कैसे है। एग्जाम्पल देखता हूं यहां पर, पहले मैं सकर्मक का, जैसे मैंने बोला राम, राम, एक ही लेते हैं पहले, ये वाला, राम फल खाता है। ठीक, सबसे पहले क्या है? संज्ञा। हमेशा आप संज्ञा के बाद क्या लगाएंगे? उसके बाद क्रिया लिखेंगे। तो राम संज्ञा थी, उसके बाद हमने लगाया क्या? खाता है। तो आपको क्या का उत्तर मिल गया? राम फल खाता है।
मैंने अगला एग्जाम्पल बोला, मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक, तो मोहन तो संज्ञा है, यहां पर लगा देंगे क्या, मोहन क्या पढ़ता है। आपको आंसर मिल रहा है पुस्तक पढ़ता है, तो जहां पर क्या का उत्तर मिल जाएगा वहां पर हमेशा क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगी। अब देखना, मैंने यहां पर बोला सीता रोती है, सीता रोती है। यहां पर आप लगाओगे सीता क्या है हमारे पास, सीता हमारे पास संज्ञा है, संज्ञा के बाद क्या लगाएंगे, सीता क्या रोती है। तो ये कोई प्रश्न ही नहीं बन रहा है। जब प्रश्न नहीं बन पा रहा है तो उसका उत्तर भी नहीं मिलेगा, और जब क्या का उत्तर नहीं मिलेगा या क्या से कोई प्रश्न नहीं बन पाएगा तो क्रिया कैसे होगी, अकर्मक। इसका मतलब रोना जो है वो अकर्मक क्रिया है। ठीक, एक और ले लेते हैं, मोहन तेज दौड़ता है। कंफ्यूज करता है वाला प्रश्न, तो आप क्या बोलेंगे, मोहन क्या दौड़ता है। मोहन कैसे दौड़ता है नहीं करेंगे हम लोग, मोहन क्या दौड़ता है। तो मोहन क्या दौड़ता है, कोई प्रश्न नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब दौड़ना है, ये भी मेरे पास अकर्मक क्रिया है। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर सिर्फ आपको ऐसे लिख के देगा, श्याम खाता है, श्याम खाता है। अब देखो श्याम है संज्ञा, संज्ञा के बाद लगाओ श्याम क्या खाता है, तो ये सही प्रश्न बन रहा है। यहां पर क्या का उत्तर नहीं मिल रहा, लेकिन प्रश्न बिल्कुल सही बन रहा है, श्याम क्या खाता है। भाई कुछ ना कुछ तो खा ही रहा होगा, तभी तो हम खाने का बोलेंगे। यहां पर उत्तर मिलने की संभावना है, तो जहां पर ये तो क्या का उत्तर मिल जाएगा या क्या के उत्तर मिलने की संभावना भी होगी, तो वहां पर क्रिया क्या होगी, सकर्मक ही मानी जाएगी। ठीक हो गया, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये देखो पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षी क्या उड़ते हैं, कोई प्रश्न नहीं बन पा रहा है, इसलिए यहां पर क्रिया क्या होगी, अकर्मक होगी। हाँ, अगर यहीं पर होता मैं पतंग उड़ाता हूं, तो मैं क्या उड़ाता हूं, मैं पतंग उड़ाता हूं, यहां पर क्रिया क्या होती, सकर्मक होती, लेकिन यहां पर क्रिया क्या है, अकर्मक है। ठीक है, गेहूं पिसता है, गेहूं पिसता है, इसमें कौन सी क्रिया होगी, ये आप लोग कमेंट करेंगे। गेहूं पिसता है, इसमें कौन सी क्रिया होगी, ये आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक हो गया, तो रचना के आधार पर दो प्रकार की क्रियाएं थी हमारे पास, एक सकर्मक एक अकर्मक, ये दोनों में आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक, अब थोड़ा सा यहां पर एक और कॉन्सेप्ट देखना, सकर्मक को दो भाग में हम बांटते हैं, एक बांटते हैं एक कर्मक और एक बांटते हैं द्विकर्मक। ये दोनों सकर्मक होती है, सकर्मक का भाग होती है। एक कर्मक जिसमें एक कर्म मौजूद हो, जैसे आपने ये सारे वाक्य पढ़े, मोहन पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक एक ही कर्म है, राम आम खाता है, आम एक ही कर्म है। अब द्विकर्मक क्या होता है, ये देखो यहां पर, राम ने मोहन को पुस्तक दी। अब द्विकर्मक का नियम यहां पर आप सुन लें, द्विकर्मक में क्या होगा, किस और क्या, इन दोनों का उत्तर एक साथ एक वाक्य में जब आपको मिल जाए तो आपका इसका मतलब क्रिया क्या है, द्विकर्मक है। राम ने किसको, किसका उत्तर मिल रहा है, राम ने किसको, तो मोहन को, किसका उत्तर मिल रहा है, क्या दी, तो पुस्तक दी, क्या दी, राम मोहन को पुस्तक दी, तो क्या दी, पुस्तक दी। तो जब आपको किस और क्या का उत्तर एक ही वाक्य में मिल जाए, इसका मतलब वहां पर क्रिया कैसी है, द्विकर्मक क्रिया है, सकर्मक का ही पार्ट है द्विकर्मक। ठीक हो गया, तो रचना के आधार पर जो हमारी क्रियाएं थी वो क्या हो गई, क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नाम धातु क्रिया की। इतना नोट कर लेंगे फटाफट से, इतना आप लोग फटाफट नोट करो भाई। चलिए अब बात करते हैं नाम धातु क्रिया की। नाम धातु क्रिया वह क्रिया होती है जो संज्ञा
या फिर सर्वनाम या फिर विशेषण में प्रत्यय लगाने से बनती है। ठीक हो गया। जैसे संज्ञा शब्द है लोभ, लोभ भाववाचक संज्ञा आपका हो जाएगा लोभ। ठीक है, लोभ से जो नाम धातु क्रिया बनेगी वो क्या बन जाएगी, लुभाना। तो लुभाना क्या है, आपके पास एक नाम धातु क्रिया हो जाती है। ठीक हो गया। सर्वनाम अपना, अपना पता है आपको सर्वनाम होता है। ठीक हो गया, अपना सर्वनाम होता है। अपना से बन गया आपका अपनाना, अपनाना नाम धातु क्रिया है। विशेषण, विशेषण अगर मैं बात करूं तो क्या है, गरम, गरम विशेषण है। इससे नाम धातु बनानी है तो बना दो भाई गरमाना, गरमाना क्या हो जाएगा, नाम धातु क्रिया इससे बन जाएगी। ठीक हो गया। नाम धातु क्रिया की डेफिनेशन क्या लिखनी है हमने, सीधा सीधा डेफिनेशन लिखेंगे, वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय लगाने से बनती है नाम धातु क्रिया कहलाती है। इतना क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया की। ठीक, पूर्वकालिक क्रिया क्या चीज होती है इसकी बात करते हैं। तो पूर्वकालिक क्रिया की अगर बात की जाए तो जब किसी वाक्य में एक क्रिया पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया शुरू होती है तो वहां पर क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे राम बाजार से आकर, बाजार से आकर सो गया, राम बाजार से आकर सो गया। अब एक क्रिया क्या हुई, एक क्रिया भी बाजार से आने की क्रिया हुई है ना, वो खत्म हो गई, उसके बाद वो सो गया। तो जब एक क्रिया के पूर्ण होने के बाद दूसरी क्रिया शुरू हो तो वहां पर क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक हो गया। सीता विद्यालय से आकर खाना खाती है, सीता ने विद्यालय से आकर खाना खाया, तो वहां पर भी क्या होगी, आपका पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। इतना क्लियर है। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देती है। जैसे मैं छात्रों को पढ़ाता हूं, है ना, तो मैं स्वयं नहीं पढ़ रहा, मैं छात्रों को पढ़ाता हूं। तो जो ये क्रियाएं होती हैं इस प्रकार की, जैसे पढ़वाना, खिलवाना, ठीक है, चलवाना। ठीक, माता ने बच्चे को भोजन खिलवाया। ठीक हो गया। तो इस प्रकार का जो क्रियाएं होती हैं, पढ़वाना, खिलवाना, चलवाना, तो ये किस में आती हैं, प्रेरणार्थक क्रिया में। एक बात याद रखना, जो प्रेरणार्थक क्रिया है और नाम धातु क्रिया, इनमें कंफ्यूज मत होना। नाम धातु क्रिया में देखो क्या आता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय लगता है, जबकि प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा, पढ़ना क्रिया से बनेगा, खिलवाना खेलना क्या है, क्रिया से बनेगा, चलना क्या है, क्रिया में प्रत्यय लगने से बनेगा। तो जो प्रेरणार्थक क्रिया है ये क्रिया में प्रत्यय लगने से बनती है, जबकि नाम धातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगने से बनती है। ये दोनों में थोड़ा सा क्या है, डिफरेंस याद रखना है आप लोगों ने, है ना, गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। बात करें लास्ट में तो आती है लास्ट में हमारे पास संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो जब क्या होता है, दो क्रियाएं साथ में आ जाए लेकिन उनका अर्थ एक ही निकले, तो वहां पर क्या होती है, संयुक्त क्रिया होती है। जैसे राम गिर पड़ा, राम गिर पड़ा। अब देखो एक क्रिया है यहां पर गिरना और एक क्रिया है यहां पर पढ़ना, तो लेकिन गिर पड़ा का मतलब क्या है, गिरना ही है। तो जब दो क्रियाएं साथ में आए लेकिन अर्थ एक ही निकले तो वो क्या होता है, वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। मोहन चल पड़ा, एक क्रिया चलना एक क्रिया पढ़ना, लेकिन मतलब चलने से ही है, तो वहां पर क्या हो गई, आपका संयुक्त क्रिया हो गई। अगर आप क्रिया को इस कॉन्सेप्ट से याद रखते हैं, वीडियो को एक दो बार देखो, नोट्स बनाओ बढ़िया से अपने, और उसके बाद तैयारी करो, प्रैक्टिस लगाओ, मैं आपका पेपर भी लूंगा उसके बाद, है ना। ठीक हो गया। तो आपका क्रिया में दिक्कत नहीं आएगी,
क्रिया का प्रश्न जो एसआई वाले बच्चे हैं या कोई सा भी एग्जाम में आने की संभावना बड़ी ज्यादा है। आज का प्रश्न याद जरूर रखें, गेहूं पिसता है में कौन सी क्रिया है, यह आपने कमेंट करना है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।